जन्नत के पत्ते, पहले से कमज़ोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठठक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी, सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के उसने खड़े खड़े मुरवतन कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। फुप्पो का बेटा जहान। वो कदरे खफ्त से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतर कर सोफे पे आ बैठी। वहाँ से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं। ने ज़मान जल्दी। वो बोतल रखकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हेमन शेमदी। जवाबन वो ज़रा उखड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जहान। फुप्पो ने तंबीह निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज़ पे रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे के उलझे तासुरात बगौर देख रही थी। वो कुछ देर बाद ज़रा सोच कर बोली, हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लीवीज़ पे सेल लगी है, वो चेक न कर लें? उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थीं। हाँ चलो मैं ज़रा फुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफे से अपने अपने बैग उठाने लगीं। अच्छा फुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट पर खड़े होकर उसने जहान सिकंदर को कतन नज़रअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? फुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जहान पर डालकर तेज़ी से उसकी तरफ आईं। फिर वो इसरार करती रहीं, मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुशदिली से उनको खुदाफिज कहकर बाहर निकली और मैट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह सपाट सी सख्ती ने ले ली थी। वो इन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मोड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेज़ी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जहान ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराईं। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा लगा। हाले, मुझे बताओ उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किस्से को। हाले नूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। अच्छा ठीक है फिर सुनो। उसने पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा कि उनके लिए इतना फैलावा करने की क्या ज़रूरत है, और उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप न्यूज़ आया कर दें। उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपा कर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूँगी। मैं इतनी हर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मकरूर रिश्तेदार मेरी ऐसी तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीट में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। रात सबांजी के गिरदोनवा पे अपने पर फैलाए हुए थे। सब्ज़ारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बह रहा था। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी।
रूम ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियाँ बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन बाकी थे और छुट्टियों से पहले ये उनकी रूम में आखिरी रात थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पे निकल जाना था। खतीजा, हाले, टाली और चेरी के रूम में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्ज़रलैंड की सादा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली में सुनहरी बालों की लेट लपेटे हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ बमुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ़ के साथ नज़र आती थी। लतीफ़ खालिस डिच और कैथोलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के सबब उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सेंट्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगज़ीन खोले तबसरा कर रही थीं। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ और लगेगा, नहीं? हाले मुतज़ब्ज़ब सी सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी किपाओ ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफ़ी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने बाथरूम में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूँकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी और चेरी को जब से इन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टाली जो ऊपर अपने बंक पे बैठी हया को इसराइली नगमा सुना रही थी, लम्हा भर को बात रोककर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज़ किया जहाँ छोड़ी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच सिट्रस दैट। टाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुक़द्दस और बबरकत सरज़मीन है और उसके जाते ही हया और डीजे उसके फ़िक्रे में यूँ तरमीम कर लेती कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुक़द्दस और बबरकत सरज़मीन है। अब भी हया बहुत इन्हमाक से दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उसकी बातें सुन रही थी। जो भी था, इसराइली नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद उन सब की आवाज़ों ने मिलकर शोर कर रखा था और सारे शोर में डीजे अपने बंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पे रखे हुए थी। उनकी आवाज़ बुलंद होती गई तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके, हाले ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। सब ने शिश करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगीं। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही कह रही थी, सारा जो अपनी लिट को उंगली में मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ कुछ सुनकर ज़रा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तसव्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये भूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग। सेंड्रा मैगज़ीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगीं। चंद सानिये बाद रूम में फिर से शोर होने लगा। कैन समवन प्लीज़ शट अप? डीजे जब्त खोकर उठी और ज़ोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़ा उनको खामोश होने को कह चुकी थी मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती थीं। लेकिन उसके यूं चिल्लाने पर एकदम से रूम में आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गईं। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं,
अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा। हया ने जल्दी से मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मजीद सरके, फिर इसराइल में हमारा मुक़द्दस दरख्त। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेहरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जे करने की सही करते हुए उन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की इखलाकियात हैं कि किसी का तेल उससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, बंग की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, अपनी मेज़ पे रखा, स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तह करदा ऐनक खोलकर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया था। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सब ने एक दूसरे को देखा था।